Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which article of the Constitution of India provides for an independent office of the Controller and Auditor General of India? तो कैग का जो इंडिपेंडेंट ऑफिस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये है आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 148. ओके, और ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. ओके, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो ये मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. आंसर इज डी. द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. इट इज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी विच इंटर्स इंडिया, और ये देखता है इंडिया के अंदर जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उन सब चीज़ों को. अगेंस्ट विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द फर्स्ट केस ऑफ इम्पीचमेंट इनिशिएटेड? तो कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग लगाया गया था? तो इनका नाम है वी रामास्वामी. आंसर इज ए. और ये जो वी रामास्वामी हैं इन्होंने सर्व किया था सुप्रीम कोर्ट में 1991 से 93 तक, और इनके खिलाफ मतलब इम्पीचमेंट जारी किया गया था. और जो इंक्वायरी कमेटी है इनको गिल्टी भी पाया गया था, मिसबिहेवियर का गिल्टी भी पाया गया था इनको. और लेकिन फिर भी ये रिमूव नहीं हुए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज जो लोकसभा में ये इम्पीचमेंट का मोशन लाया गया तो लोकसभा में उस समय थी कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में, और उन्होंने वोटिंग करने से एब्सटेंड कर दिया. ना हाँ बोला ना बोला. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो क्या क्या अफेक्ट होता है? तो देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस अफेक्ट होते हैं, लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली भी अफेक्ट होती है, फंडामेंटल राइट्स भी अफेक्ट होते हैं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. ओके. Proclamation of energy emergency leads to drastic and wide-ranging effects on the political system of country. Which committee inquired into whether the parliamentary system should be continued or should be replaced by the presidential system? तो कौन सी कमेटी इंक्वायर करती है कि किस कमेटी ने इंक्वायर किया था ओके, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहे या प्रेसिडेंशियल सिस्टम? जैसे हमारे यूएसए में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो ये इस कमेटी ने इंक्वायरी की थी कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ही बना रहे या प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए. तो ये कमेटी थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी. ओके, और इनकी जो कमेटी है इसको अपॉइंट किया गया था 1975 में बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट. ओके, और इस कमेटी ने बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन डूइंग वेल एंड देयर इज नो नीड टू रिप्लेस इट बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ओके. फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फोर्थ शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किस चीज़ से डील करता है? तो ये डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट. Fourth schedule of the Indian Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories of India. Which act provided for right to vote to women? तो किस एक्ट ने प्रोवाइड किया था वुमेन्स को राइट का वोट का राइट? तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. आंसर इज बी. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 provided for the limited voting rights to the women. ओके, जो वो वुमेन जिसके पास एक सर्टेन इनकम क्राइटेरिया होता था उनके पास ये अधिकार होता था कि वो वोट कर सकती हैं. अंडर विच एक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज गिवन द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट इन द ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल किस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर दी गई थी कि वो डिस्कस कर सकते हैं बजट ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट में? तो ये एक्ट था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. आंसर इज सी. ओके.
Which act during British India provided financial grant for encouragement of Indian literature and promotion of science? तो कौन सा एक्ट था जिसमें ब्रिटिश इंडिया में फाइनेंशियल ग्रांट दिया था? 1 लाख का ग्रांट दिया गया था और इसमें मतलब इंडियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करने के लिए दिया गया था। तो ये एक्ट था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आंसर इज बी। 1 लाख तब बहुत होता था और इसके द्वारा दिया गया था। ओके, which of the following is the minimum age required for the candidate to become a member of लोक सभा? तो लोक सभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? तो ये है आपकी 25 ईयर्स। एलिजिबल क्राइटेरिया जो लोकसभा का है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में दिया गया है और उसके द्वारा कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उसकी एलिजिबिलिटी किस पर निर्भर करती है? कैंडिडेट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी 25 वर्ष उम्र हो जानी चाहिए और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी होल्ड ना करे अंडर इंडियन गवर्नमेंट या किसी अदर स्टेट में। ओके, और उसका एक स्टेबल माइंड होना चाहिए, अनस्टेबल मतलब पागल अगल ना हो, और द कैंडिडेट शुड नॉट डिसओबे पार्टी डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.